जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग का कमेंट को बढ़िया तरीका से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है। लास्ट में आप लोग को 30 क्वेश्चंस का स्कोर भी बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। एक चल वस्तु है, कोई एक्टिव वस्तु है, उसकी दोगुनी गति अगर हो जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, समान रहती है, या फिर तीन गुनी बढ़ जाती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर गति दोगुना होगा तो गतिज ऊर्जा उनका 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। देखिए, यहाँ पे द्रव्य के बारे में बात किया जाए। एक द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और एक होता है द्रव। इसका मतलब हो गया पानी, यानी कि लिक्विड। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। तो यहाँ पर है कि किस नियम के अनुसार ये बताता है कि पदार्थ को ना ही जनरेट किया जा सकता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, ले सातेदिए का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या परासरण का नियम। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बताता है कि द्रव्य को ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। क्लियर है। ये है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जैसे कि साइकिल कोई भी मोड़ अगर आता है, साइकिल अगर चलाता है तो वो केंद्र की ओर मोड़ ले लेता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, साइकिल साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। या फिर वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। या फिर वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। या फिर वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है। झुकता इसीलिए है ताकि गिरने से बचाएगा और गुरुत्व के केंद्र अंदर की ओर बना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, कौन सा फोर्स लगता है क्रीम निकालने से, मिल्क से। ठीक है, क्रीम निकालने में। तो अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल, या फिर बाह्य बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। या फिर भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु इनका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्लियर है। द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही है तो त्वरण के साथ ऊपर होता है, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, या फिर समान गति के साथ नीचे होता है।
तो देखिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि त्वरण के साथ नीचे जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। 1/5, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोलक की कालावधि क्या होती है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। क्वासो अनुपात कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्वासो अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्वासो अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण और वर्षा जल की श्यानता के कारण। क्या हो सकता है जिसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तेल द्वीप, तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है। जैसे कि लालटेन या फिर जो डिबिया वगैरह होता है उसमें तेल ऊपर की ओर उठती है, किनके कारण। दाब अंतरण या फिर केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण। तो देखिए केशिका क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यानता की इकाई है क्वाइज या फिर पास्कल या फिर क्वाइज जूई जूली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वाइज जूली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है, क्वाइज। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर या इनमें सभी। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो आर्किमिडीज, जिन्होंने उत्प्लावन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आर्किमिडीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किनसे संबंधित है। ब्रिटेन से, जर्मनी से या फिर फ्रांस से या फिर ग्रीस से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से या फिर ग्रीस से, बताइएगा। तो देखिए ग्रीस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ना ही ब्रिटेन से, ना ही जर्मनी से और ना ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो आर्किमिडीज ग्रीस से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। चमगादड़ कौन से एक तरंग का उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगे।
ठीक है, प्राश्रव्य तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, त्रियक या तिरछी, आंशिक लंबवत या फिर आंशिक त्रियक, या कभी कभी लंबवत कभी कभी त्रियक। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है वो लंबवत तरंगे हैं। क्लियर है, लंबवत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य मतलब सुनने लायक ध्वनि तरंगे कौन सी है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 0.5 से 5 हर्ट्ज, 1 से 10, या 20,000 से 40,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, या 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 332 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें, निर्वात में, जल में, इस्पात में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की चाल किसमें होती है, इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड होगा, 320 मीटर पर सेकंड होगा, 110 मीटर पर सेकंड होगा, या फिर 232 मीटर पर सेकंड होगा। तो देखिए 332 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ध्वनि की चाल तो वो सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और जस्ट उसके बाद गैस में। सॉलिड में लगभग लगभग 6,000 से अबव होता है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली। लिक्विड में देखा जाए तो 2,000 से अबव होता है, और अगर गैस में देखा जाए तो 300 350 इससे अबव होता है। ठीक है, तो इतना कम होता है देखिए गैस में, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, लगभग वैल्यू। तो सबसे अगर देखा जाए कम साउंड का ट्रेवलिंग सबसे कम किसमें होता है स्पीड, तो वो ध्वनि साउंड साउंड जो है वो एक्चुअल में वायु में सबसे कम स्पीड से ट्रेवल करती है। उससे ज़्यादा देखा जाए तो लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा ट्रेवल अगर करना है तो वो आपका सॉलिड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि के बराबर होगा, साधारण वार्तालाप के बराबर होगा, या फिर गली के शोरगुल की आवाज के बराबर, या किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। तो किनके बराबर होगा 100 डेसिबल के शोर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा 100 डेसिबल अगर देखा जाए ये आपका किसी मशीन की दुकान से आने वाली जो शोरगुल होता है उतना के बराबर होता है 100 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। त्वरण, प्रबलता या गुणता, या केवल त्वरण और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, या केवल ध्वनि गुणता। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, या फिर इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है, या यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, या इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है।
तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भू संकर्पित तार यानी कि जो आर्थिंग तार होता है, इनका देने का क्या कारण है। आर्थिंग तार देने का कारण होता है कि यदि लघु पतन होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, तो उनका करंट जो होता है वो सीधा भूमि के अंदर चल जाता है और लोगों को शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है, यानी करंट लगने से बचता है, झटका लगने से बचाता है ये भू संकर्पित तार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभवांतर का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब या फिर ओम। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा, एक होगा, एक से कम या फिर अनंत होगा। एक साधारण वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।